आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्री सॉल्ड एनर्जी। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था और एक ग्राफ भी पढ़ा था। कैटलिस्ट का हमने पढ़ लिया था कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर भी एक केमिकल रिएक्शन में उसका पूरा योगदान होता है। वो केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसको वो क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। कैसे फास्ट कर देगा? जब हम अमोनिया बना रहे होते हैं N2+H2, हम जब अमोनिया बनाते हैं तब अगर हम आयरन का एक पीस रख दें एज ए कैटलिस्ट, अगर हम आयरन को ले एज ए कैटलिस्ट, जब हम आयरन को लेंगे तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। और क्यों फास्ट हो जाएगी, उसके लिए हमें दो टर्म पढ़नी पड़ेगी, एक एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्री सॉल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने थोड़ा कुछ बताया था, बट आज एकदम हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एक ऐसा बैरियर होता है जिसको क्रॉस करने के बाद ही रिएक्टेंट किससे कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेगा, ग्राफ क्रॉस कर लेगा, एक बैरियर रूप में है। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को एक बैरियर यानी रुकावट रूप से समझ सकते हैं कि एक ऐसा बैरियर है जिसको क्रॉस करके ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ सकते हैं। एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, so that its energy become equal to the threshold value is called activation energy। वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी बिकम इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू के। अब दिमाग में आता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू एक ऐसी मैक्सिमम एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें जो कॉलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है और जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करने में थ्रेशोल्ड एनर्जी हेल्प करती है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ गई तो किसी को कुछ समझ आने नहीं वाला है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं समझेगी, तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहती है, इतना दिमाग में रखो कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जो कॉलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है। एक बात याद रखना, जो कॉलिजन होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इनइफेक्टिव। इफेक्टिव में जो टक्कर होगी, कॉलिजन यानी होता क्या, टक्कर किसकी, मॉलिक्यूल्स की टक्कर होगी। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की टक्कर होगी, उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। और ये होता है इनइफेक्टिव ऐसा कॉलिजन होता है जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, कौन, रिएक्टेंट। और क्या कहता है कि दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव सो एज टू मेक द कॉलिजन इफेक्टिव, और एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाए। अब एक बार हम इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ मैंने कैटलिस्ट वाले में बताया था, बट एक बार और बता देती हूँ। देखो ग्राफ क्या कहता है, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये है हमारा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट की है इंटरनल एनर्जी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो रिएक्टेंट है उसको इतना ऊपर क्यों कर रखा है, ये है ओरिजिन। ये ग्राफ का क्या कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन से रिएक्टेंट की डिस्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, यानी रिएक्टेंट यहाँ पे क्यों नहीं है, रिएक्टेंट इतना ऊपर कैसे, किससे, ओरिजिन से। इसका रीजन ये है क्योंकि रिएक्टेंट मान लो कि मेरे को अमोनिया बनाना है, अमोनिया का मेरे को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको मैंने बैलेंस करके लिखा है। अब मेरे को इसको क्या करना है, ये केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, अमोनिया मेरे को बनाने के लिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैं लूंगी। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लूंगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या, रिएक्टेंट, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी, एक इंटरनल एनर्जी होगी ना, क्योंकि नाइट्रोजन भी किसी ना किसी बॉन्ड से मिलके बना है। हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड तो बन ही रहा है, कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी है, बॉन्डिंग एनर्जी होगी, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह एक्ट कर रहे होंगे, कुछ भी होगा। तो ये क्या, इतनी हमने
मान लिया कि ये जो है आर रिएक्टेंट है, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। और ये है एनर्जी बैरियर, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये एनर्जी बैरियर है। रिएक्टेंट जब इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, यानी रिएक्टेंट को अभी तक इतनी एनर्जी और चाहिए। ये तो इसकी इंटरनल एनर्जी थी और ये इतनी एनर्जी किसको, रिएक्टेंट को और चाहिए, किस लिए, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी तो ऐसा होगा नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना दिया विदाउट एनी कैटलिस्ट, विदाउट एनी एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। इसको भी किसी ना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतनी इंटरनल एनर्जी और अभी इतनी एनर्जी, ये एनर्जी कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, यानी रिएक्टेंट को एक बैरियर क्रॉस करने के लिए, ग्राफ क्रॉस करने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, कुछ ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस बैरियर को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जाने की इस बैरियर को क्रॉस करने की, बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम एनर्जी नहीं होती मॉलिक्यूल्स के पास। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं कि ये जो बैरियर इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट बन सकता है, बट कुछ सारे मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते क्योंकि स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होने लगती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, रिएक्टेंट की कम होने लगती है, क्योंकि कंसंट्रेशन जाती क्या है, प्रोडक्ट के पास जाती है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो रिएक्टेंट जो लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है। सो सारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सके, इसीलिए ये कोशिश तो करेंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे, जाएंगे ये वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको क्रॉस करके ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। कब, जब हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, समझ आया। अब बात करेंगे कि जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स है, क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्या ऐसे पड़े रहेंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे। किसके थ्रू बनाएंगे, कैटलिस्ट। अब आएगा कैटलिस्ट, अब किसकी मदद आएगी, कैटलिस्ट की। ये जो ग्राफ है ये है विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन अब जो ग्राफ आएगा वो होगा विथ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की हेल्प से, कैटलिस्ट क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि अब अगर हम इस अमोनिया की रिएक्शन में Fe आयरन का टुकड़ा ले लेते हैं, Fe आयरन का टुकड़ा लेंगे तो ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा कैटलिस्ट, ऐसा क्या करेगा कैटलिस्ट, देखो क्या करेगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तब क्या होगा, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट, इतनी हमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड थी, बट जब कैटलिस्ट आया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो अब मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए, किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में, क्योंकि कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्चुअली में कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन, अब देखो एक एक्टिवेशन एनर्जी का मैं आपको बताती हूँ, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होगा, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, इसीलिए हो जाएगी क्योंकि जब जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम, क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इस ग्राफ को, इस बैरियर को क्रॉस करने में असमर्थ होंगे, क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के पास कि इतना ऊंचा ग्राफ क्या कर दे, क्रॉस कर दे। लेकिन तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो ये क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब बात आती है
एक्टिवेशन एनर्जी और कैटेलिस्ट थ्रीसोल्ड एनर्जी बोल देते हैं। थ्रीसोल्ड एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो थ्रीसोल्ड एनर्जी कम, अगर ये कम है तो थ्रीसोल्ड एनर्जी ज़्यादा। यानी थ्रीसोल्ड एनर्जी कैटलिस्ट क्या करेगा, जो थ्रीसोल्ड एनर्जी है ये कैटलिस्ट की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, या कैटलिस्ट ही एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये विदाउट कैटलिस्ट या विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट ने क्या किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले थी EA1 और अब है EA2, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया ना, तो यही है कैटलिस्ट का फैक्टर। कैटलिस्ट के दो फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रीसोल्ड एनर्जी। कैटलिस्ट का यही काम होता है कि विदाउट एक्टिंगली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये बहुत बड़ा काम करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हमने फैक्टर अफेक्टिंग में कैटलिस्ट पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया। अब आगे वाले टॉपिक में हम कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट, सरफेस एरिया एंड ये सब पढ़ेंगे।